जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल पर, जिस पर हम गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। और अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु और भक्त का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। किसी कवि ने कहा है कि बिना गुरु के हम कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा विश्वास भगवान की दया और प्रेम पर स्थिर नहीं था। गुरुजी की कृपा को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। जिस तरह भगवान हमारी प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी तरह गुरुजी के सत्संग में वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है कि भगवान हमारे कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को जलाते हैं। इससे हमें उस जीवन से उबरने का मौका मिलता है जिसमें हम गुरुजी के चरणों का स्पर्श कर धन्य होते हैं। जब मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तब मैं 11वीं कक्षा की छात्रा थी। यद्यपि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था, उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। इसलिए मुझे गुरुजी की शब्द और उनका कथन बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और गुरुजी के मंदिर में जो शब्द चलते थे उनका कथन भी बिल्कुल समझ में नहीं आता था। फिर भी प्रथम दर्शन पर मुझे कितना अच्छा लगा, यह मैं बता नहीं सकती हूँ। यह वर्णन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरी आवाज़ में प्रभु के शब्द हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर मुझे स्वागत भाषण देना था। यद्यपि मैं सदा से यह करती आई थी, इस बार मुख्य अतिथि एक अति वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे भाषण के अंत में सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा की। मंच से उतरते ही सबने मेरी सराहना की और बधाई दी। शिक्षकों और सहपाठियों ने अचरज भरे चेहरे से बताया कि भाषण देते समय मुझ में एक बदलाव स्पष्ट झलक रहा था। सबसे अधिक आश्चर्य जब हुआ जब मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में मेरे कहे हुए शब्दों का उपयोग किया और अंत में मेरे उपसंहार को महत्व दिया। यह सब मुझे गुरुजी की कृपा से ही संभव लगा। वास्तव में जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, उसमें एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ और मैं अपने शब्दों में उत्साह भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में कई बार गुरुजी की सुगंध का अनुभव किया है। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर पढ़ाई का महत्व बढ़ गया था। एक दिन प्रसाद देते समय गुरुजी ने मुझसे मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं वाणिज्य की छात्रा हूँ। उन्होंने अर्थशास्त्र पर मुझसे एक सवाल पूछा। उत्तर पता होने पर भी मैं जवाब नहीं दे पाई। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे चेतावनी दी थी कि इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साल के अंत में हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर चली गई थी और हमें यह विषय खुद ही पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं तैयार थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस सब्जेक्ट में 97% मार्क्स प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ। 13 जनवरी, जो कि उत्तर भारत में लोहड़ी का दिन होता है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। परीक्षाओं के खत्म होने से पहले यह अंतिम दर्शन हो सकता था। उस दिन गुरुजी खुद प्रसाद वितरित कर रहे थे और जब मेरी बारी आई तो वे टॉफ़ी दे रहे थे। प्रसाद वहीं खत्म करना होता है, लेकिन टॉफ़ियाँ अपवाद थीं। मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं खा लिया और बाकी अपने पास रख लिया। जब मैं गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने पहुंची, उनके चरणों को स्पर्श करने झुकी, तो उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। हालांकि मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि गुरुजी का चित्र अमूल्य होता है। गुरुजी ने उस रात जो किया, उस पर घर लौटते समय सोचने का मौका मिला। उनके चित्र को पकड़े हुए मुझको ऐसा महसूस हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही है। यह परीक्षाओं के अंत तक रही। मैं यह चित्र अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें सुगंध आनी बंद हो गई।
मानो गुरुजी ने उस चित्र में परीक्षाओं के लिए ही विशेष ऊर्जा दी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफियां गिनी तो वो केवल 12 थीं, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। गुरुजी के चित्र और इन टॉफियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण की। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैंने बीकॉम किया और दिल्ली के अच्छे कॉलेजों में से एक में प्रवेश पाने में सफल रही। एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पे था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी होटल का चक्कर लगाया और फिर बैठकर सबके खाने के लिए ठंडे पेय मंगवाए। उसके बाद ही कुछ खाने का आहार आया, बाद में आइसक्रीम भी। हमने अविस्मरणीय समय बिताया। निकलते समय जब हम कारों में बैठ रहे थे तो गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और यह ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पहुंचने पर मुझसे मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह अनुभव वास्तव में बहुत बेमिसाल था। गुरुजी ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि अगर आइसक्रीम तुमने खा ली होती तो तुम्हारा गला ठीक हो जाता। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के बाद मेरा गला जो हर साल खराब होता था कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के उत्कृष्ट संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया था। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि मैं अपने जन्मदिन का पूरा आनंद लूं। संगत में किसी को भी मेरे जन्मदिन के बारे में पता नहीं था। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उन्हें नहीं बताया था। वह मेरा सबसे मनमोहक जन्मदिन रहा है। गुरुजी असंभव करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बोसिस एक प्रमुख स्थान से पत्राचार द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैंने अंतिम समय में आवेदन किया और प्रवेश पाने में सफल रही। मैंने दक्षिण दिल्ली को अपना परीक्षा केंद्र के रूप में चुना था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला। मेरे पिता ने केंद्र बदलने के लिए आवेदन किया, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। प्रतिदिन इतनी दूरी पर यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए हमने निर्णय लिया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से गुरुजी के पास जाना मुश्किल हो गया। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, लेकिन मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन बाकी परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी से किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने की प्रार्थना की कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकालिए। अगले दिन जब सभी परीक्षार्थी परीक्षा में व्यस्त थे, एक अधिकारी ने आके घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलवाना चाहता है। उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उन्होंने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अलावा ऐसा और कौन कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के बस की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात दे देते हैं। एक बार गुरुजी संगत में बैठे थे कि भूकंप आ गया। पहले तो सभी बैठे रहे, लेकिन जब भूकंप काफी देर तक जारी रहा तो कुछ हलचल होने लगी। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने मोड़कर अपने रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए और कंपन तुरंत बंद हो गया। एक दिन गुरुजी कुछ अनुयायियों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य चल रहा था और सुविधाओं के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, लेकिन गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए कि उनके चलने के कोई निशान नहीं बने, जबकि हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे।
15 दिन में गुरुजी की शरण आने पर हमारी चिंता और कष्टों का निवारण करते हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है। हमें अपनी आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी को हमारी ज़रूरतों का पूरा ध्यान है और वह इसके लिए प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पहले ही बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, लेकिन उसकी गति सबके लिए बहुत तेज थी। अप्रैल की शुरुआत में गुरुजी ने पिताजी से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है? मेरे पिताजी ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया तो है, लेकिन उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने जब इस बारे में परिवार में चर्चा की, मेरे होने वाले पति स्वीडन रहते थे और 16 अप्रैल को 1 महीने के लिए भारत आ रहे थे। यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी देर में हमारी सगाई भी तय हो गई। कुछ ही दिन में विवाह की तारीख भी निश्चित हो गई, उसी महीने की 30 तारीख। विवाह की सारी व्यवस्थाएं बहुत जल्दी जल्दी की गई थी और निश्चित तिथि को मेरा विवाह भी हो गया। तथापि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सभी ने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि की बहुत प्रशंसा की। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा झलक रही थी। मेरे पति की मई में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पासपोर्ट और वीज़ा दोनों बनना बहुत कठिन था। जितनी जल्दी हो सके स्वीडन के दूतावास में आवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि सारे आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन ही भेजे जाते हैं और उसके बाद ही वीज़ा दिया जाता है। इसलिए मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 महीना बीत गया। स्वीडन में उन्होंने दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून की शुरुआत में ऐसे लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए बुक कर लिए गए थे और उल्टी गिनती शुरू हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसे लगा कि हमारा वहाँ जाना बेकार रहा। वहाँ पर बताया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था 1 सप्ताह का विलंब। मैंने यह सूचना अपने पिता को दी। कुछ देर मैं पुनः प्रयास किया। माँ के अधिकारी ने जब मुझे वीज़ा दिया तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। बहुत खुश होकर मैंने यह सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात थी, उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध नहीं रोक सकते। वे त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों की पुकार पर सभी सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से 1 सप्ताह हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। जब हम वहाँ पर आईफल टावर की पहली मंजिल पर थे, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का एहसास हुआ। फोन पर मेरे पिताजी के साथ हुई अगली वार्ता में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित करने पर पता लगा जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी का अद्भुत प्रभाव, गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुजी ने मेरे जीवन को नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमेशा मेरा हाथ थामे रहे हैं, वैसे ही सदा हमारे साथ रहें। गुरुजी के स्पर्श से पत्थर भी हीरे में बदल जाता है। बस हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम कर रही हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।